सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकती। इतिहास जानना है तो अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जाना जा सकता है, बाबा साहब के द्वारा बताए गए इतिहास को जाना जा सकता है। और जब हम इस इतिहास को जानेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने समाज के लिए एक बेहतरीन और शानदार इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 190 से 192 तक। जो चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर है उसका आज अंतिम भाग है, अंतिम अंबेडकर संदेश है, जिसमें सारांश के तौर पर आप जानेंगे जो प्रश्न यहाँ पर अस्पृश्यों पर लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि अस्पृश्य आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ क्यों नहीं देते। तब बाबा साहब यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये झूठा, सरासर झूठा आरोप है अस्पृश्यों पर कि वो आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं देते। आज़ादी की लड़ाई में हम पूरी तरह साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कांग्रेस और हिंदू हमारे अस्पृश्यों को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए तैयार हैं? यदि वो तैयार हैं और ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं तो ऐसे में हम स्वाधीनता संग्राम में जो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कभी इनकार नहीं किया। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं आज के अंबेडकर संदेश में। बाबा लिखते हैं कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव का विरोध क्यों करती है। कांग्रेस दो बातों पर अपने विरोध को उचित ठहराती है। कांग्रेस का कहना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित शर्त स्वतंत्रता में अस्पृश्यों के हाथों में वीटो के समान है। ये दलील दो कारणों से बेवकूफ़ी की है। पहला ये कि अस्पृश्यों ने कोई आसमान के तारे नहीं मांगे, यहाँ तक कि उन्होंने कोई बेतुकी मांग भी नहीं रखी है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा जैसा कर्सन ने रेडबोर्न से कहा था, तुम्हारे संरक्षण भाड़ में जाएं, हम तुम्हारे द्वारा शासित नहीं होना चाहते। हिंदुओं की असामाजिक तथा अप्रजातांत्रिक नीति के बावजूद अस्पृश्य बहुसंख्यक हिंदुओं के शासन में आने को पूर्णतः स्वीकार करने को तैयार हैं, परंतु शर्त यह है कि संविधान में उन्हें न्यायोचित संरक्षण प्रदान किया जाए। ये कहना कि अस्पृश्य असंभव मांगे पेश कर भारत की आज़ादी प्राप्त करने में वीटो का काम कर रहे हैं, सफ़ेद झूठ है। तब बाबा साहब लिखते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। यदि कांग्रेस इस आशंका को सही मानती है तो उसका निराकरण भी उसी के हाथ में है, क्योंकि कांग्रेस चाहे तो हिंदू और अस्पृश्यों में कोई समझौता न होने की स्थिति में ये मामला अंतर्राष्ट्रीय पंच फैसले के लिए भेज सकती है। यदि कांग्रेस इस बात पर सहमत हो तो मुझे विश्वास है कि न तो ब्रिटिश सरकार को और न अस्पृश्यों को ही इस बात पर कोई एतराज होगा। परंतु जब परस्पर समर्पित संविधान लाने के लिए ईमानदारी से सही प्रयत्न करने के बजाय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ने की ही बात करती है तो इससे अस्पृश्य यही निष्कर्ष निकालते हैं कि कांग्रेस अस्पृश्यों द्वारा की गई संरक्षण की मांग पर सहमत हुए बिना ब्रिटिश सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए विवश करना चाहती है, अथवा श्री गांधी के शब्दों में कांग्रेस को चाबी सौंप देने की बात कहती है। संक्षेप में कांग्रेस चाहती है कि भारत को असीमित स्वाधीनता दी जाए और हिंदू अस्पृश्यों के साथ खुले खेल खेलते रहें। यदि अस्पृश्य इस बेईमानी के खेल में उनका साथ ना बटाएं तो इसमें आश्चर्य क्या है, भले ही उस खेल को स्वाधीनता संग्राम जैसा भारी भरकम नाम ही क्यों न दे दिया गया हो। आगे बाबा साहब क्या लिखते हैं ये बताने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। सामान्य साथियों, वीडियो अंत तक सुने। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जानने के लिए अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर किया करें। आइए अब शुरू करते हैं आगे। बात साहब लिखते हैं कि दूसरा आधार जिस पर है कांग्रेस के प्रश्न को टालने के लिए कहती है वो यह है कि ब्रिटिश सरकार ईमानदार नहीं है। कांग्रेस ये कहती है कि ब्रिटिश सरकार ईमानदार नहीं है, तो ऐसी घोषणा करने पर भी ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेगी, चाहे भारतीय लोग संविधान के लिए सहमत ही क्यों ना हो जाए। अंततः इसीलिए भारतीय लोग अंग्रेज सरकार से सत्ता छीनने के लिए संघर्ष करेंगे ही। अस्पृश्यों का उत्तर है कि अंग्रेजों के वायदे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
आखिरकार ब्रिटिश सरकार इस देश में भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य करती रही है और कर रही है। यदि प्रगति धीमी पड़ती है तो इसका भी कारण यही है कि भारतीय कम कीमत पर ही संतुष्ट होना चाहते हैं। जब से अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य जमाया है तब से 1886 तक भारतीयों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन पर कौन शासन कर रहा है अथवा किस प्रकार शासन किया जा रहा है। वे इन प्रश्नों से आंदोलित हुए बिना आंख मूंदे पड़े थे। वर्ष 1886 में कांग्रेस की स्थापना होती है, सामान्य 1885 में होती है, 1886 से वर्किंग में आ जाती है। कांग्रेस की स्थापना होती है और वह पहला अवसर था जब से भारतीयों ने देश के शासन में दिलचस्पी लेना शुरू किया। परंतु कांग्रेस भी वर्ष 1910 तक केवल ठीक ठाक सरकार के लिए ही आंदोलन कर रही थी। 1910 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वायत्त शासन की मांग की। जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए तो भारतीयों के लिए स्वायत्त शासन की मांग उठाने का ध्यान आया। भारतीयों ने 1917 में 19 मांगों का ज्ञापन तैयार किया। लोग जानते होंगे कि उस समय भारतीय अधिकतर प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली से ही संतुष्ट थे। कुछ भारतीय नेता जैसे सर श्री दिनेश वाचा और श्री समरनाथ इसे भी भारतीयों की लंबी छलांगे मानते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वो हम आपको बता दें। मॉन्टेग्यू ने अपनी इंडियन डायरी में ये लिखा है कि जब उन नेताओं ने राजनीतिक सुधार के प्रश्न में मुझसे बात की, वो स्वयं ये अनुभव लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार पर प्रभाव डालने के प्रस्ताव करने का अधिकार हमें दिया जाए जिसे हम मृदु स्वर में सरकार के सामने प्रयोग कर सकें, परंतु हम उत्तरदायी सरकार बनाने के योग्य नहीं है। ये मॉन्टेग्यू अपनी डायरी में लिखते हैं। आगे वर्ष 1930 में कांग्रेस के प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने के बावजूद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में केवल प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान करने से संतुष्ट हो जाने को तैयार थे। अस्पष्ट सोचते हैं कि वह स्थिति कब की बीत चुकी है जब ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता रूपी धन पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठी थी और लोगों को अपने पास फटकने तक न देती थी। भारत की स्वतंत्रता उस धन के समान है जो किसी मुख्तार के कब्जे में होता है। ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को मुख्तार बना रखा था। जैसे ही आपसी विवाद समाप्त हो जाए और भावी संविधान का स्वरूप उभर कर सामने आ जाए, तभी ब्रिटिश सरकार उस धरोहर को यथोचित अधिकारी स्वामियों अर्थात भारतीयों को सौंप दे। अस्पष्ट पूछते हैं कि इससे फायदा क्यों न उठाया जाए। देश की संपत्ति के मामले को सीधे और ईमानदारी के साथ समझौता करके क्यों न निपटाया जाए और तब स्वतंत्रता का संयुक्त दावा क्यों न किया जाए। अस्पृश्यों का कहना है कि कांग्रेस उपरोक्त ढंग से स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम का कांग्रेस का नारा जालसाजी के सिवाय कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यों की सर्वविधा समर्पित संविधान की मांग को दरकिनार करके ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अस्पृश्य ये नहीं कहते कि वे ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा को कम करके देखना चाहते हैं। वे ये भी नहीं मानते कि यदि भारतीय समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो तुरंत सिम का दरवाजा खुल जाएगा या अलादीन का जादुई चिराग करिश्मा दिखा देगा। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि ब्रिटिश सरकार अपनी घोषणा से मुकर भी सकती है। ये भी हो सकता है कि सहमति का संविधान बन भी जाए तो भी वे अपने वायदे को पूरा करें, तब स्वतंत्रता की लड़ाई आवश्यक हो जाएगी। अस्पृश्य इन संभावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते, परंतु उस विषय में अस्पृश्यों का कहना कि भारतीयों ने अंग्रेजों की अभी परीक्षा नहीं ली है। उनकी परीक्षा तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि सर्वसमर्पित संविधान उनके सामने प्रस्तुत न कर दिया जाए। जब तक कांग्रेस इस दिशा में पहले कार्रवाई नहीं करती, यद्यपि कार्रवाई का अंतिम चरण नहीं होगा। अस्पृश्यों को अनुभव होता है कि कांग्रेस का उनके प्रति, यहाँ तक कि देश के प्रति ईमानदारी का रवैया नहीं है। कौन कह सकता है कि अस्पृश्यों का कांग्रेस के स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित न होने का उनका तर्क न्यायोचित नहीं है। सामान्य साथियों, ये बाबा साहब तर्क देते हैं और ये कहते हैं कि अस्पृश्यों पर लगाया गया आरोप झूठा आरोप है कि वो कांग्रेस का साथ नहीं देते स्वाधीनता संग्राम में, लेकिन बाबा साहब अपनी शर्तों के साथ यहाँ पर रेडी हैं, तैयार हैं। आगे यहाँ पे एक स्पष्टीकरण लिखा है कि गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, ये कहानी पहले ही बताई जा चुकी है, परंतु जो लोग गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे वे जानते हैं कि श्री गांधी प्रांतीय स्वायत्तता से किस प्रकार सहमत लिए थे। यदि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में केंद्रीय सरकार के लिए जिन उत्तरदायित्वों तथा मौलिक तत्वों की व्यवस्था की गई, उसका श्रेय गैर कांग्रेसी पार्टियों के उन प्रतिनिधियों को जाता है जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंग्रेज सरकार ने उस मांग से
अधिक मंजूर किया। यदि 1939 में इस दिशा में कोई रुकावट आई तो उसका मुख्य कारण यही था कि भारतीय इस बात पर सहमत नहीं थे कि वे अपने देश के लिए कैसा संविधान चाहते हैं। समझ सकते हो, आज का अंबेडकर संदेश यहीं पर हम रोकते हैं, लेकिन आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए थे, वो वर्ष आपको बता देना है। आज के अंबेडकर संदेश में हमने जिक्र किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।